Hello students, today we will discuss aggregate demand and its component. So, what is aggregate demand? Aggregate demand stands for the demand for all goods and services produced in an economy during an accounting year. देखिए इसमें aggregate demand का टोटल किसका टोटल सभी गुड्स एंड सर्विसेज का जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो क्या होती है डिमांड है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी मतलब एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सभी का टोटल किस में आता है एग्रीगेट डिमांड में उन सभी की बात होती है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की किसी एक पर्टिकुलर गुड की बात नहीं होती तो एग्रीगेट डिमांड का आगे क्या है कि ये फ्लो कंसेप्ट है मतलब हम इसे एक पीरियड के लिए मानते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर नहीं करते एक मतलब इस टाइम पीरियड में एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी डिमांड रही तो वो इसे हम क्या बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट एग्रीगेट डिमांड मेजर्ड विद रेफरेंस टू कि हम एग्रीगेट डिमांड को दो तरीके से मेजर कर सकते हैं विद रेफरेंस टू कि जनरल प्राइस लेवल कितना है और दूसरा लोगों की इनकम कितनी है लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल तो जनरल प्राइस लेवल से कैसे निकालते हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो इसमें ये कह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड और जनरल प्राइस लेवल का कैसा रिलेशनशिप है आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है देखिए जो कर्व है उसका स्लोप क्या हो रहा है डाउनवर्ड देखिए हम कभी भी किसी भी कर्व को देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं लेफ्ट टू राइट तो लेफ्ट टू राइट ये कहाँ जाएगा नीचे की तरफ जाएगा तो इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं हम स्लोप डाउनवर्ड और लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल इनकम के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी अगर इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड के साथ इनकम और एग्रीगेट डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो इसे हम डायग्राम में दे सकते हैं इसका स्लोप क्या है अपवर्ड कैसा है इसका स्लोप अपवर्ड नेक्स्ट है aggregate demand is the sum total of all goods and sum total of all the physical quantity फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नहीं फिजिकल क्वांटिटीज को टोटल करना पॉसिबल नहीं है हम ऐसे नहीं करते कि हाँ हमने गुड्स देखे उनकी फिजिकल क्वांटिटी 4 गुड्स बनाए 5 गुड्स बनाए ऐसा नहीं होता हम इसको कैसे मेजर करते हैं कि लोगों ने उसके ऊपर खर्चा कितना करा गुड्स एंड सर्विसेज पर किसकी क्या चीज मेजर करते हैं हम किसके थ्रू मेजर करते हैं कि उसके ऊपर टोटल खर्चा कितना हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पर तो एग्रीगेट डिमांड एक्सप्रेस्ड एज मतलब हम एग्रीगेट डिमांड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं जो लोग विश करते हैं स्पेंड करना और जो लोग प्लान करते हैं स्पेंड करना एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये नहीं होता कि एक्चुअल में लोग क्या स्पेंड कर रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड हमने पहले पढ़ा कि हम इसे फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में मेजर नहीं करते जबकि एक्सपेंडिचर के रूप में मेजर करते हैं कि एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है उसी तरह से एग्रीगेट डिमांड एक्सप्रेस की जाती है एज ए पीपल कि लोग कितना विश टू स्पेंड और प्लान टू स्पेंड है ना कि एग्रीगेट डिमांड कि लोगों ने एक्चुअल में कितना स्पेंड किया सो नेक्स्ट एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर ये क्या है अब हमने पहले पढ़ा था ना कि एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हम मेजर करते हैं ना कि फिजिकल क्वांटिटीज के बेस में तो उसी एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या हुई सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर अब हमने पढ़ा था कि प्लान है व्हाट पीपल प्लान और विश टू स्पेंड ना कि एक्चुअल में स्पेंड तो इसीलिए यहाँ पर अगला वर्ड क्या आया प्लान टू इनकेयर क्या आया अगला वर्ड प्लान टू इनकेयर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी हमने पढ़ा था कि ये फ्लो कंसेप्ट है तो ये एक अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रोड्यूस होगा गुड्स एंड सर्विसेज कॉरस्पॉन्डिंग टू हम किसके कॉरस्पॉन्डिंग मेजर कर रहे हैं इसको इनकम के लेवल पर कि अगर इनकम ये होगी तो एग्रीगेट डिमांड ये होगी तो इसे क्या बोलते हैं हम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल कि अगर हमारी इनकम ये के लेवल डिफरेंट डिफरेंट है और एग्रीगेट डिमांड के लेवल डिफरेंट डिफरेंट है तो इनकम और एग्रीगेट डिमांड को जो एक टेबल है उसके थ्रू दिखाया जा रहा है तो वो क्या बन गई एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल ये शेड्यूल मतलब एक टेबल है जिसमें एग्रीगेट डिमांड और इनकम को बताया गया कि इनकम 20-20 से बढ़ रही है 20-20 से जैसे 20 से 40 40 से 60 60 से 80 80 से 100
100 से 20 ये सब हो रहा है, जबकि जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितने से इंक्रीज हो रही है, 5 से 30 से 35, 35 से 40, 45 से 50, 50। तो ये क्या हो गया कि इनकम बढ़ रही है पर एग्रीगेट डिमांड बढ़ तो रही है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, पर कम रेट से बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए, जब हमारी इसकी डायग्राम को हमने यहाँ देखिए, इस साइड क्या है, जो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे इन्होंने क्या दिखाया है, एग्रीगेट डिमांड को, और एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखाएंगे, इनकम को। वाई स्टैंड फॉर इनकम। सो जो इनकम का कर्व होगा वो बिल्कुल ही 45 डिग्री का एंगल बनाएगा उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ये कहना चाहता है। और जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये वाई एक्सिस से स्टार्ट है, क्योंकि इसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। क्या क्या इंक्लूड है इसमें, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। तो एग्रीगेट डिमांड सजेस्ट द लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज इंडिपेंडेंट टू द लेवल ऑफ इनकम। कि ये बताता है कि जो ये मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है, ये यहाँ जो इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो एक्सपेंडिचर है इस लाइन से लेकर, ये मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है, ये इंडिपेंडेंट है इनकम के लेवल से। मतलब कि इतना खर्चा होगा ही होगा चाहे इनकम जीरो हो। तो इसीलिए ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंट टू द लेवल ऑफ इनकम। और एग्रीगेट डिमांड में जो ये सी प्लस आई है, जो सी है वो सी से ही, सी कर्व ही वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, तभी करके ये एग्रीगेट डिमांड भी वाई करता है। और जबकि आई तो क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये हम मानकर चल रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रही, इनकम के चेंज होने से ये कांस्टेंट रह रही हैं। तो आगे हम इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। कि जब हमारी यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा से फ्लैशबैक में जाते हैं, कि अगर हमारी इनकम जीरो है, टेबल में देखिए तो एग्रीगेट डिमांड 30 है, मतलब ये एक्सपेंडिचर जो है ये एक जरूरी ही जरूरी है सर्वाइवल के लिए। तो चाहे हमारी इनकम हो ना हो, हमें ये खर्चा करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इनकम नहीं होगी तो हम खर्चा करेंगे कैसे, हम अपनी पास सेविंग्स को उस वक्त यूज करेंगे। अब आगे देखिए, ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ कि इनकम बढ़ रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है, तो दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसीलिए जो एग्रीगेट डिमांड का कर्व होता है वो स्लोपिंग अपवर्ड होता है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि एक सर्टेन लेवल के बाद एग्रीगेट डिमांड पीछे रह गई। क्यों रह गई, देखिए एग्रीगेट डिमांड यहाँ तक देखिए, एग्रीगेट डिमांड 40-40 सेम आ रहा है, पर इसके बाद जो इनकम है वो बढ़ गई, 60 हो गई, पर एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई, 45। तो लोगों ने खर्चा करना कम कर दिया। क्यों, एक सर्टेन पॉइंट के बाद लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, पीपल स्टार्ट सेविंग। सो एट पॉइंट ई, देखिए ई को क्या बोलते हैं हम, ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस पॉइंट से पहले एग्रीगेट डिमांड क्या थी, ज्यादा थी इनकम से, तो इसका मतलब हम अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो अपनी पास सेविंग का यूज करेंगे। फिर उसके बाद ई पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड हम उतना ही खर्चा कर रहे हैं जितनी हमारी इनकम है, और इस पॉइंट के बाद एग्रीगेट डिमांड कम है और इनकम ज्यादा है, इसका मतलब लोगों ने अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करना स्टार्ट कर दिया। तो हमने इस टेबल से पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, कि एक टेबल होती है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इनकम डिफरेंट डिफरेंट लेवल के इनकम पर एग्रीगेट डिमांड कितनी है। तो एग्रीगेट डिमांड पॉजिटिवली रिलेटेड है इनकम के, और यहाँ पर जब इनकम जीरो होती है तो एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जब इनकम बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती तो है, पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद वो पीछे रह जाती है। क्यों रह जाती है, क्योंकि पीपल स्टार्ट सेविंग। ये हम सारी बातें हमने पीछे डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है एग्रीगेट डिमांड कर्व। कर्व क्या होता है, वही डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, कि वो टेबल थी, शेड्यूल थी, तो अब उस शेड्यूल को अगर हम डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस कर देंगे। हमने क्या डायग्राम में देखा कि एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसे होता है, ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व। और ये क्या होगा, ये भी ये बताएगा कि पहले ये इनकम है, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, यहाँ पर इनकम एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है। यहाँ पर क्या, कौन ज्यादा है, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व का कर्व ऊपर है, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व इज ग्रेटर देन इनकम। और यहाँ कौन सा ज्यादा है, देखिए अगर हम ऐसे मेजर करते हैं, ये लाइन है ना, तो ये देखिए ये कर्व की लाइन इतनी है, जबकि एग्रीगेट डिमांड की इतनी है, तो कौन सा कर्व ऊपर है यहाँ पर, इनकम का। तो इनकम का एक ही लाइन में देखिए, एग्रीगेट डिमांड इतना है
और इनकम इतना है। तो इनकम ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है, तो इसका मतलब लोगों ने अपनी इनकम का कुछ पार्ट क्या करना शुरू कर दिया, सेव। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या हुआ है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एडी शेड्यूल शोइंग एग्रीगेट डिमांड कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, और इसका स्लोप अपवर्ड होता है जो कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप को दिखाता है। कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन अ क्लोज इकोनॉमी, हम क्लोज इकोनॉमी में सिर्फ टू सेक्टर को डिस्कस करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। कौन कौन से सेक्टर हमने डिस्कस करे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा होता है, जो गुड्स परचेज करता है कंजप्शन के पर्पस के लिए, और जैसे कि हम लोग अपने कुछ भी खरीद रहे हैं कंज्यूम करने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम हाउस होल्ड कहलाएंगे, और हमारा जो खर्चा होगा वो क्या कहलाएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसे किससे शो किया जाएगा, सी से। अब जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स खरीद रहा है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो उसे क्या बोलेंगे हम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अभी भी क्लोज इकोनॉमी ही है, पर अब टू सेक्टर की जगह थ्री सेक्टर हो गए। तो मतलब कौन सी चीज ऐड हो गई इकोनॉमी में, एक और सेक्टर ऐड हो गया, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर। तो अब हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर तो है ही, अब गवर्नमेंट, हाउस होल्ड कंज्यूम करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे। गवर्नमेंट भी दोनों तरह के एक्सपेंडिचर करती है, कलेक्टिव कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कलेक्टिव कंजप्शन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट वो होती है जो गुड्स परचेज करती है डिफेंस पर, मिलिट्री पीपल के लिए, फूड्स, क्लोथ और सब कुछ। तो ये क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट कलेक्टिव कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो गवर्नमेंट रोड, डैम, ब्रिजेस पर लगाती है, वो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। अब थ्री सेक्टर मॉडल भी पढ़ लिया, अब हम ओपन इकोनॉमी की बात करेंगे। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, चार सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट के अलावा इसमें क्या होता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या होता है मेन इसमें, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या होता है हमारा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट मतलब कि जो हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स हैं उसकी डिमांड बढ़ रही है, मतलब हमारी कंट्री के गुड्स की डिमांड फॉरेनर्स कर रहे हैं, पर वो गुड्स प्रोड्यूस तो इंडिया में ही हुए हैं ना, तो इसका मतलब उससे हमारे कंट्री की एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। पर अगर हम फॉरेन कंट्री से मंगवा रहे हैं, मतलब हमने क्या करा, अपने इंडिया वालों ने फॉरेनर्स को कहा कि हमें गुड्स दे दीजिए, तो गुड्स कहाँ से आ रहे हैं, फॉरेन से। कहाँ पर डिमांड किसकी हो रही है, फॉरेन के गुड्स की। तो इससे हमारी कंट्री जो खर्चा कर रही है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पर ना कर कर फॉरेन में प्रोड्यूस गुड्स पर किया जा रहा है। तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम, ये हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हुए, तो ये एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट नहीं है, तो इसीलिए इसे क्या कर देंगे हम, माइनस। नेक्स्ट है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे थे, उन्हें तो हमने एग्रीगेट डिमांड बोल रहा था। अब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, मतलब कि प्रोड्यूसर ने कितना प्लान करा, जब हम डिमांड कर रहे थे जब लोग, तो उसे क्या बोला था हमने, एग्रीगेट डिमांड। अब प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं वो क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई। कौन करेगा प्रोड्यूस, देखिए प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ही प्रोड्यूस करेगा, तो वो प्रोड्यूसर, एग्रीगेट सप्लाई मतलब कितने गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, प्रोड्यूसर के द्वारा प्लान किया गया, वैसे ही तो उसे क्या बोलेंगे हम, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इंक्लूड, जैसे कि अब एग्रीगेट सप्लाई है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जितनी हमने गुड्स प्रोड्यूस करे प्रोड्यूसर ने, उतनी ही इकोनॉमी में क्या हुई, वैल्यू एडिशन। जितनी वैल्यू एडिशन होगी उतनी ही इनकम जनरेट होगी। तो इसे हम ये कहते हैं कि जितनी एग्रीगेट सप्लाई होगी उतने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उतने गुड्स क्या होंगी, वैल्यू ऐड होगी और उतनी इनकम जनरेट होगी। तो यही कारण है कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होगी, इनकम के इक्वल। देखिए एग्रीगेट डिमांड क्या था कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, लोग कितना खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, ये सब था कि कौन खर्चा कितना हो रहा है। अब
प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कितना कर रहा है वो किस में आएगा, एग्रीगेट सप्लाई में। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल होता है, क्योंकि जितनी गुड्स प्रोड्यूस होंगे उतनी वैल्यू एडिशन होगी, उतनी ही इनकम जनरेट होगी। तो इसे क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, प्लान्ड प्रोडक्शन और डिजायर्ड प्रोडक्शन, न कि एक्चुअल आउटपुट। जैसे कि वहां क्या था कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर, पीपल विश टू स्पेंड, प्लान टू स्पेंड, तो वहां एग्रीगेट डिमांड था। ऐसे ही प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस, नॉट एक्चुअली कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या, एग्रीगेट सप्लाई किसको बताता है, प्लान प्रोडक्शन को, डिजायर्ड प्रोडक्शन को, ना कि एक्चुअल आउटपुट को ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो अगर इनकम बढ़ रही है 0 से 20, 20 से 40, तो एग्रीगेट सप्लाई भी बिल्कुल उतना ही बढ़ रही है। देखिए 20 20 20, तो ये दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये आइडेंटिकल होते हैं। तो क्या प्राइस का रोल रहता है एग्रीगेट सप्लाई में, देखिए इनकम, इनकम इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एस, मतलब जो रेडी टू सप्लाई, मतलब जो प्रोड्यूसर बेचना चाहता है, तो अगर वो उतना, व्हाट दे विश टू प्रोड्यूस, मतलब अगर प्रोड्यूसर जितना प्रोड्यूस कर रहा है उतने का उतना सेल कर दे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी इनकम होगी वो सप्लाई के इक्वल होगी। तो अगर एक्सेस कैपेसिटी को यूटिलाइज किया जा सकता है इसमें। एक्सेस कैपेसिटी क्या होता है, जब भी हमारी डिमांड बढ़ती है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, उसको रिस्पोंड करता है, तो वो अपनी प्रोडक्शन सप्लाई में इक्वल इंक्रीज कर लेता है। तो इससे क्या होता है, लीड टू द कांस्टेंट प्राइस लेवल, मतलब कि प्राइस का रोल इसलिए नहीं रहता क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी पड़ी होती है, मतलब कि कुछ अनयूटिलाइज कैपेसिटी होती है। तो जितना प्रोड्यूसर क्या करता है कि रेडी होता है बेचने के लिए, तो क्या करेंगे, अगर जितना प्रोड्यूसर विश कर रहा है बेचने के लिए और लोगों ने डिमांड ज्यादा कर ली, तो वो क्या करेंगे, प्रोड्यूसर जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पोंड करेगा और उतनी ही अपनी सप्लाई बढ़ा लेगा। तो जितना रेडी टू सप्लाई है, और वो क्या होगा, व्हाट दे विश टू प्रोड्यूस, ठीक है, जितना वो सेल करना चाहेंगे उतना वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एक्सेस कैपेसिटी कैसे यूटिलाइज होगी, मान लीजिए कि डिमांड ज्यादा हो गई, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उस बढ़ी हुई डिमांड से दोबारा और ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेगा। जब वो बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेगा, तो इसका मतलब सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राइस तो तब फर्क पड़ता ना कि अगर उस चीज की शॉर्टेज हो जाती, अगर प्रोड्यूसर रिस्पॉन्ड ना कर पाता। प्रोड्यूसर रिस्पॉन्ड कब ना कर पाता, जब उसके पास एक्सेस कैपेसिटी ना होती, मतलब उसने फुलर यूटिलाइज किया होता। तो हम यहाँ मानकर चलेंगे कि प्रोड्यूसर के पास एक्सेस कैपेसिटी है, जिसके कारण जैसे ही अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। तो इससे क्या होगा, प्राइस लेवल कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाई शुड देयर इज एन एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। अब हमने पढ़ा कि एक्सेस कैपेसिटी क्यों है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल तभी होगी अगर हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी होगी। क्यों, क्योंकि जब एक्सेस कैपेसिटी होगी तभी तो हम, प्रोड्यूसर क्या करेगा, अब जो अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा देगा, सप्लाई बढ़ जाएगी तो इनकम बढ़ जाएगी, तो एग्रीगेट सप्लाई और वाई इक्वल हो जाएंगे। पर ये ऐसा क्या हुआ था, जो ग्रेट डिप्रेशन था 1930 में, उसमें क्या था कि जो इकोनॉमीज थी उनकी अनयूटिलाइज कैपेसिटी थी और एक्सेस कैपेसिटी थी। तो केनीज ने ये एज्यूम कर लिया कि हमारी इकोनॉमी में क्या रहेगी, एक्सेस कैपेसिटी। नेक्स्ट है कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शनल रिलेशनशिप होता है कंजप्शन और इनकम के बीच में। जब इनकम जीरो होती है तो मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन होती है, जिसे हम ऑटोनोमस कंजप्शन भी कहा जाता है। कंजप्शन और इनकम पॉजिटिवली रिलेटेड होती हैं, अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगी। तो रेट, जिस रेट पर इनकम बढ़ेगी कंजप्शन उस रेट पर नहीं बढ़ेगी, कंजप्शन क्या रह जाएगी, लैग बिहाइंड। तो क्यों, क्योंकि लोग क्या करने लग जाएंगे, अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव। तो देखिए टेबल के थ्रू इनकम 50 50 50 से बढ़ रही है, जबकि कंजप्शन कितने से बढ़ रही है, 40 40 40। तो यहाँ पर कंजप्शन और इनकम इक्वल है, पर यहाँ पर कंजप्शन लैग बिहाइंड, कंजप्शन ने यहाँ पीछा छोड़ दिया, पीछे छूट गई किससे, इनकम से। तो कितने रुपए से पीछे छूटा, ये 140 है, ये 50 है, तो 10 रुपीज की लोगों ने क्या करनी स्टार्ट कर दी, सेविंग। तो इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन। जब कंजप्शन
जब कंजप्शन क्या है 20, तो इनकम इज इक्वल टू 0, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई। जब इनकम 0 है तो यहाँ कंजप्शन क्या है 20, ये यहाँ क्या आएगा इनकम 0। तो इनकम 0 है तो कंजप्शन क्या है 20, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन की इतनी कंजप्शन होगी ही होगी। कंजप्शन बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी, तो कंजप्शन और इनकम पॉजिटिवली रिलेटेड है। तो रेट एट विच सी इंक्रीजेज लैग बिहाइंड द रेट एट विच इंक्रीज इन वाई, की जो इंक्रीज है वाई का वो जल्दी होएगा, जबकि सी क्या रह जाएगा पीछे, पर दोनों ही बढ़ेंगे, इसीलिए पॉजिटिवली रिलेटेड है। तो इसीलिए सी लाइन स्टार्ट, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड भी ओरिजिन से स्टार्ट होती थी, वो भी सी प्लस आई का टोटल था, तो यहाँ भी सी को ही रिप्रेजेंट कर रही है एग्रीगेट डिमांड। तो ये यहाँ पर ये जो है 0 से लेकर 20, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन को। ये बताता है कि जब इनकम 0 भी होगी तब भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होगी। जो पॉइंट बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट को। यहाँ पर हमारी कंजप्शन और इनकम दोनों आपस में इक्वल है। सी लाइन क्या है, यहाँ पर इससे पहले पहले बिफोर बी, सी लाइन देखिए, अगर मैं इसको एक लाइन यहाँ पर देखूं तो यहाँ देखिए वाई वाई वाली लाइन यहाँ तक है और सी वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो किसकी लेंथ ज्यादा है, सी वाली लाइन की। तो मतलब इस पॉइंट पर सी क्या है, कंजप्शन क्या है, ग्रेटर है इनकम से, जबकि इस पॉइंट में कंजप्शन क्या है, इनकम के इक्वल। और इस पॉइंट के बाद इनकम क्या है, ज्यादा है कंजप्शन के, तो इसका मतलब इनकम ज्यादा है। यहाँ पर देखिए ये लाइन है पूरी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर पूरा यहाँ तक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इनकम को। और कंजप्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, शॉर्टर लेंथ को। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, इनकम ज्यादा है और कंजप्शन कम है, तो इसका मतलब लोगों ने सेव करना शुरू कर दिया। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ करेंगे सी लाइन स्टार्ट फर्स्टली अबव द वाई लाइन, तो इवेंचुअली सी लाइन बिलो द वाई लाइन, तो रेट एट विच सी इंक्रीजेज लोअर देन द रेट वाई। सी इज पॉजिटिवली रिलेटेड, एंड पॉजिटिवली रिलेटेड इसीलिए है कि जैसे इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन भी बढ़ रही है, तो इसीलिए अपवर्ड है। तो हम किसी भी डायग्राम को लेफ्ट टू राइट देखते हैं। मैं एक बार इसका डायग्राम एक बार दोबारा से बना देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है। देखिए यहाँ पर इस मैंने हमने y एक्सिस पर लिया कंजप्शन, और यहाँ पर x एक्सिस पे हमने क्या लिया, y। तो कंजप्शन कर्व जो है, जब इनकम 0 थी तो मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन को शो कर रहा था, तो ये कर्व इस लाइन से स्टार्ट हुआ, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा। जबकि जो इनकम कर्व है वो क्या होगा, वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, और ये पहले क्या होगा, इनकम से नीचे है और फिर क्या होगा, ज्यादा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंजप्शन को। ये थोड़ी स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ से। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट से पहले इनकम क्या है, कम है, कौन ज्यादा है, कंजप्शन। तो कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम, और इस पॉइंट के बाद इनकम इज ग्रेटर देन consumption. So next is स्लोप ऑफ सी लाइन। स्लोप ऑफ सी लाइन क्या बोलते हैं हम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा, कि कितना हम अपनी बढ़ी हुई इनकम का पार्ट कंज्यूम करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रेशो ऑफ डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन इनकम। तो प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू कंज्यूम दर। अब जिस रेट पर सी इंक्रीज होगा उस रेट पर वो किसको रिस्पॉन्स करेगा, वाई को, मतलब अगर वाई बढ़ रहा है तो सी भी बढ़ रहा है। कंजप्शन पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम, तो वो क्या हो जाएगी, सी बाय वाई। देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी में डिफरेंस क्या था, एडिशनल इनकम और एडिशनल कंजप्शन ली थी, और यहाँ क्या लिया कि टोटल कंजप्शन और टोटल इनकम, तो उसे क्या बोलेंगे हम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को क्या बोला जाता है, कंजप्शन पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहती है, स्ट्रेट लाइन
इसे हम लीनियर कंजप्शन फंक्शन भी बोलते हैं। तो लीनियर कंजप्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एमपीसी कांस्टेंट रह रहा है, इसीलिए जो सी लाइन होती है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट होती है। तो इसीलिए क्योंकि एमपीएस कांस्टेंट रहता है, तो एमपी वाई सी लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज बिकॉज ऑफ कांस्टेंट एमपीसी। सो एमपीसी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हम लीनियर कंजप्शन फंक्शन। अब ये जो एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन है, इसमें हम इक्वेशन है सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। तो ये एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन है। देखिए सी क्या है, कंजप्शन, और ये सी बार किसको डिनोट कर रहा है कि मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन जब हमारी इनकम जीरो होती है, और बी किसको डिपेंड करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वाई क्या होता है, इनकम। तो ये यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन पुट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। सी बार तो कांस्टेंट रहेगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। तो इनकम की पहले हमने वैल्यू रखी 500। तो जब हमने 500 की वैल्यू रखी केस वन में, तो जब हमने 500 रखा तो 200 प्लस 0.5 इंटू 500 तो क्या हो गया, 250। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 450। जबकि केस टू में क्या हो जाएगा, अब हमने इनकम को 500 की बजाय कितना लिख दिया, 1000। तो यहाँ पर 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करा तो 500, तो यहाँ क्या होगा, 700। तो कंजप्शन, यहाँ से ये पता चला कि कंजप्शन, इनकम 500 है तो कंजप्शन कितनी है, 450, और इनकम 1000 है तो कंजप्शन कितनी है, 700। तो इसी तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर कंजप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं इनकम की वैल्यू को पुट कर कर। ऐसे ही कंजप्शन फंक्शन था, अब ऐसे ही सेविंग फंक्शन होगा। सेविंग फंक्शन भी यही बताता है कि हमारे को ये पता है इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। तो जितनी इनकम होगी उसका अगर उसमें से हम कंजप्शन माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेविंग बचेगी। तो जैसे कि अगर फर्स्ट यहाँ पर क्या, इनकम 0 है, कंजप्शन 20 है, तो सेविंग क्या हो जाएगी, -20, क्योंकि फॉर्मूला पता है हमें। तो जब इनकम 0 होती है तो कंजप्शन कुछ ना कुछ होती है, तो उस केस पर हम पास सेविंग यूज करेंगे, तो सेविंग क्या हो जाती है, माइनस में। तो अगर हम सेविंग को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सी बार। तो सेविंग बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी, तो ये भी पॉजिटिवली रिलेटेड है। पर सेविंग इनकम से कम भी हो सकती है, पर सेविंग कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि सेविंग इज अ पार्ट ऑफ द इनकम। तो सेविंग, यहाँ पर इनकम देखिए बढ़ रही है 150, तो यहाँ पर सेविंग क्या है, पहले माइनस में थी, फिर क्या हो गई, मैक्सिमम 10 तक। तो वैसे ये कहना चाह रहे हैं कि सेविंग कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। कंजप्शन तो होती थी मिनिमम लेवल पॉइंट पर, कंजप्शन 20 होती थी और इनकम 0, पर सेविंग कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम। तो अब हम इससे देखेंगे, इस वाले फिगर से, कि जो एस लाइन है वो -20 से स्टार्ट है। ये किस, क्योंकि -20 से इसलिए स्टार्ट है, ये वाला आपने डायग्राम नहीं करना, ये थोड़ा सा गलत है। ये वाले पर फोकस करिए, नीचे वाले पर। तो देखिए यहाँ पर y किसको स्टैंड कर रहा है, इनकम को। यहाँ वहाँ क्या था कंजप्शन वाले कर्व में, y एक्सिस पे c, यहाँ क्या है, सेविंग। बाकी अब यहाँ पर सेविंग क्या है, माइनस में है, नीचे की तरफ शुरू होगी, तो इसे क्या बोलते हैं हम, माइनस में सेविंग। तो ये y एक्सिस के नीचे से स्टार्ट होगी, 0 से। तो इतनी क्या है, ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन थी, तो जब इनकम 0 थी तो हमने इतनी पास सेविंग का यूज करा है, तो ये -20 हो गई। इस पॉइंट पर जब हमारी इनकम 100 थी, तब हमारी जो कंजप्शन थी वो भी 100 थी, तो जिसके कारण सेविंग क्या हो गई, 0। मतलब यहाँ पर हम कुछ सेव नहीं कर रहे, ना पास सेविंग यूज कर रहे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारी सेविंग क्या है, माइनस में। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट तक हम अपनी सेविंग को यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी कंजप्शन है वो ज्यादा है किससे, इनकम से। पर इस पॉइंट में सेविंग 0 है, मतलब इनकम कंजप्शन के इक्वल है। इस पॉइंट के बाद हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी कंजप्शन है वो कम है, और क्या ज्यादा है, इनकम। इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन, तो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव कर रहे हैं, तो सेविंग क्या हो जाएगी यहाँ पर, पॉजिटिव। तो इस पॉइंट से आगे तक सब सेविंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव को। तो यहाँ पर एस लाइन स्टार्ट फ्रॉम -20, इसका मतलब ये है कि इनकम 0 है, कंजप्शन 20 है, तो सेविंग क्या हो जाएंगी, -20। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है हमने, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। तो अगर मुझे सेविंग निकालनी है तो इनकम माइनस कंजप्शन इज इक्वल टू सेविंग। अब अगर हम मूविंग अपवर्ड देखेंगे, लेफ्ट टू राइट, तो जैसे ही हमारी इनकम बढ़ रही है तो सेविंग भी बढ़ रही है। सेविंग 0 है जब इनकम 100 है, तो हमें यहाँ से, मैंने ये बात पहले भी बता दी कि एस पॉजिटिव है जब तक इनकम
100 से ज्यादा है, और जिस केस में मतलब इस साइड लेफ्ट साइड इस पॉइंट के लेफ्ट पॉइंट 100 इनकम के सेविंग क्या है, नेगेटिव, मतलब यहाँ पर इनकम लेस देन 100 है। सो नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ एस लाइन। जैसे कि सी लाइन का स्लोप था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वैसे ही एस लाइन का स्लोप क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम। मतलब एडिशनल सेविंग कितनी कर रहे हैं हम अपनी बढ़ी हुई एडिशनल इनकम से, तो इसे क्या बोलते हैं हम, रेशियो ऑफ डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वैसे ही जैसे हमने वहां पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा था, ऐसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है। इसमें क्या होता है, टोटल सेविंग और टोटल इनकम के बीच में रिलेशनशिप, तो इसे क्या बोलते हैं हम, एस बाय वाई। आगे लीनियर सेविंग फंक्शन, मतलब वहां पर हमने पढ़ा था कि लीनियर कंजप्शन फंक्शन एमपीसी कांस्टेंट था, अब लीनियर सेविंग फंक्शन में लीनियर कब कहलाएगा, जब एमपीएस कांस्टेंट होगा। तो स्लोप ऑफ एस लाइन एमपीएस कांस्टेंट है, इसीलिए इसे स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। इसकी एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या है, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार, मतलब मिनिमम लेवल ऑफ सेविंग। जब इनकम जीरो होती है मतलब माइनस में जो सेविंग जाती है, जो सी बार होते हैं उसके आगे जब माइनस लगा देंगे तो वो देखिए सी बार क्या होता है कि जब इनकम जीरो होती है तो कंजप्शन कितनी होती है, तो अगर हम उसी के आगे माइनस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, मिनिमम लेवल ऑफ सेविंग। वो यही रिप्रेजेंट करेंगी, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन माइनस कंजप्शन प्लस सेविंग। तो देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, यही हम पढ़ते आ रहे हैं, कंजप्शन प्लस सेविंग। इनकम जीरो है, कंजप्शन 20 है, तो सेविंग इस पॉइंट पर कितनी होंगी, तो सेविंग की वैल्यू यहाँ से आ रही है -20। तो अब इसका मतलब यही है कि सी के आगे माइनस लगा दो सी बार, ये सी बार था ना मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, तो ये यहाँ से फॉर्मूला आ गया। अब बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, उसमें अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन थी जो कंजप्शन फंक्शन की, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। तो हमें ये पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, आगे आएगा। तो एमपीसी अगर हमारी जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बी को, तो एमपीएस क्या होगा, एमपीएस होगा एमपीएस होगा 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी, यहाँ लिखा भी हुआ है। एमपीसी प्लस एमपीएस क्या है 1, तो एमपीएस क्या हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी, यहाँ पर सी आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में नेक्स्ट में पढ़ते हैं कि जो इनकम है, देखिए डेरिवेशन है ये कंजप्शन फंक्शन से सेविंग फंक्शन को। देखिए यहाँ पर y और c दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, जब इनकम जीरो है तो कंजप्शन कितनी है 20, ये कंजप्शन 20 है, तो इतनी ही यहाँ पर माइनस में सेविंग चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर इनकम और कंजप्शन आपस में इक्वल हैं, तो इस पॉइंट पर सेविंग क्या हो जाएंगी, जीरो। इस पॉइंट से पहले पहले क्या है, कौन सा कर्व ऊपर है, कौन से वाला कर्व ऊपर है, कंजप्शन वाला, तो इसका मतलब इनकम से ज्यादा है कंजप्शन, तो सेविंग क्या है, नेगेटिव में चल रही है। कहाँ तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक इनकम और कंजप्शन इक्वल है तो सेविंग जीरो है। इस पॉइंट के बाद क्या, कौन सा कर्व की लेंथ बड़ी है, इनकम की, तो इनकम इज ग्रेटर देन कंजप्शन, तो इस पॉइंट पर सेविंग क्या होंगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सेविंग क्या है, पॉजिटिव। तो देखिए एस लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एस बार, तो ये क्या है, एस बार इज इक्वल टू सी बार विद नेगेटिव साइन। एस लाइन जहां पर क्रॉस कर रही है सी इज इक्वल टू वाई, तो सेविंग वहां क्या होगी, जीरो। स्लोप ऑफ एस लाइन इज इक्वल टू 1 माइनस स्लोप ऑफ सी लाइन, तो एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। देखिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि क्यों एपीसी और एमपीएस, एपीएस का इक्वल 1 होता है और एमपीसी प्लस एमपीएस का टोटल 1 होता है। तो देखिए एपीसी किसको रिप्रेजेंट करता है, सी बाय वाई को, और एपीएस किसको रिप्रेजेंट करता है, एस बाय वाई को। तो एपीसी किसको एमपीसी किसको करता है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, और एमपीएस डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। अगर मेरे को अपनी टोटल इनकम का हाफ मैं कंज्यूम कर रही हूँ, तो बचा हुआ क्या करूंगी, सेव, तो दोनों का टोटल तो 1 ही होगा। तो अगर मैं अपनी इनकम का 3/4 कंज्यूम कर रही हूँ तो सेव कितना करूंगी, 1/4, 3/4 प्लस 1/4 किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो इससे पता चलता है एपीसी प्लस एपीएस सी बाय वाई इज इक्वल, और एपीएस एस बाय वाई, तो सी प्लस एस किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल, तो वाई बाय वाई किसके इक्वल होएगा, 1 के। ऐसे ही एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो एमपीसी क्या होता है, डेल्टा सी बाय
डेल्टा वाई, और एमपीएस क्या होता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा सी बाय डेल्टा एस, ये किसके इक्वल होएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई 1। तो हम अगर अपनी बढ़ी हुई इनकम को, मान लीजिए मेरी इनकम 50 से बढ़ी, तो मैंने 50 में से 25 कंज्यूम कर दिया, तो 25 क्या करूंगी, सेव, तो टोटल क्या हो जाएगा 1। ऐसी अगर मैंने अपनी बढ़ी हुई इनकम मेरी 100 से बढ़ी, तो मैंने 100 का 75 क्या कर दिया, 3/4 कंज्यूम स्पेंड कर दिया, तो बाकी 1/4 क्या करूंगी, सेव। 75 × 25, तो 75% कंज्यूम करा है, तो मेरी इनकम तो टोटल इसका मतलब कितनी हुई होगी, 100 ही हुई होगी ना। तो अगर मैंने 3/4 कंज्यूम कर दिया, तो सेव कितना करूंगी, 1/4, तो 3/4 + 1/4 = 1। ठीक है, तो अगर मैंने 75% कंज्यूम करा, और तो मेरे को 25% क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो टोटल तो 1 ही होगा ना, क्योंकि इनकम तो अगर मेरी 100 से बढ़ रही है, तो उसका जितना परसेंट कंज्यूम करूंगी, बाकी बचा हुआ सेव। तो इसका मतलब एमपीसी प्लस एमपीएस किसके इक्वल होएगा, 1 के लिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। So please like, share and subscribe my channel Commerce at Glance, and comment for any doubt. Thank you.